देखो जी, जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है, बैंड ऑफ कलर्स या बैंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये दो टाइप में है। एक है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन वगैरह जो है मैं नोट्स में से दे दूंगा, तो वो अभी नहीं लिखवा रहा मैं, टॉपिक समझ लो ध्यान से। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है सिंपल कि एक प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट आप पास कराते हो। जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास कराते हो तो क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है वो। और ये जो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, वो 7 कलर्स कैसे दिखाई देते हैं विबग्योर? कॉन्टिन्यूअस दिखाई देते हैं ना। VIBGYOR। जो 7 कलर्स होते हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल मर्ज हुए हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीच में डिफरेंस है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो है, ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंस गैप होगा बीच में। कॉन्टिन्यूसली आएंगे सातों के सातों कलर। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ब्लैक स्पेसेस होते हैं। ब्लैक स्पेसेस बिटवीन कलर्ड लाइंस। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के एग्जांपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर ही आता है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, और क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम पहली बात तो एक डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का टाइप है, और ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, समझो जरा ध्यान से इस चीज को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज ले ली जिसे मैं कह रहा हूं एब्सॉर्बिंग सैंपल। एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब मान लेता हूं मैं, छोटी सी, अलग तरीके से किया जाता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने। एक ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब तो नहीं लेंगे, एक ट्यूब ले ली जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स है। क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, H2 नहीं है, क्या है, H एटम्स। गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन के एटम्स है बहुत सारे। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एब्जॉर्बिंग सैंपल। अभी समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं एब्जॉर्बिंग सैंपल। इसमें जो भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सब अपनी ग्राउंड स्टेट में, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, ऐसे डॉट डॉट बना के दिखा देते हैं इसके अंदर, बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये सारे के सारे अपने ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये, इसमें जो भी एटम है उनके सभी के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है। ठीक है, सबके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता है ना, न्यूक्लियस होता है, एक शेल होता है, और इस फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके सेकंड शेल में भी जा सकता है, थर्ड शेल में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक किसी भी शेल में जा सकता है। ये क्या, एनर्जी गेन करते करते किसी भी हायर शेल में जा सकता है। लेकिन फिलहाल जितने भी एटम इसके अंदर हैं वो सभी किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। सबका इलेक्ट्रॉन अपने अपने फर्स्ट शेल में। अब मैं क्या करता हूं, एक टॉर्च लेता हूं, ठीक है, जिससे व्हाइट लाइट निकल रही है, यहां से व्हाइट लाइट निकल रही है, इससे गुजरती है व्हाइट लाइट। ठीक है, अब मैं ग्रे कलर से बना रहा हूं लेकिन ये व्हाइट लाइट है, समझ। व्हाइट लाइट इस सैंपल से गुजरती है। ठीक है, अब व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है, सारे कलर होते हैं विबग्योर, पूरा विबग्योर होता है यहाँ पे। ये जो लाइट इसके अंदर जा रही है इसमें क्या होगा, पूरा विबग्योर होगा, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी। ठीक है, अब ये जब एटम से गुजरेंगी, ठीक है, तो एटम के अंदर जो अलग अलग एटम्स हैं
वो क्या करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एक एटम ऐसा करेगा कि वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है वो जंप करके शायद सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, जो ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा उसका इलेक्ट्रॉन शायद फर्स्ट से जंप करके थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है। ये एक एक ने ये करा कि एक का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चला गया, दूसरे एटम ने ये करा कि उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में चला गया। तो अलग अलग एटम अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सारे एटम्स क्या करेंगे, अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये लाइट इसके पार जब निकलेगी तो क्या इसमें 7 के 7 कलर्स बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई बताओ जल्दी से अनम्यूट करके। नो सर। ठीक है, कुछ कलर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए एटम ने, तो सारे कलर्स नहीं बचेंगे। अब जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से गुजरेगी और प्रिज्म के पार निकलेगी, तो क्या इसमें अगर मैं इस व्हाइट लाइट को किसी एक डिटेक्टर पे लगा के बनाऊंगा तो क्या मेरे पास 7 कलर का परफेक्ट पैटर्न आएगा विबग्योर? बताओ जल्दी से, आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कलर्स जो थे इस एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो वो कलर्स सर ये पार थोड़ा सा आएंगे ही नहीं। हाँ, सर ये थोड़ा सा सर ये थोड़ा सा ये डिफ्लेक्टिक का समझ में नहीं आया। डिफ्लेक्टेड क्या डिफ्लेक्टेड? डिफ्लेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। सर, ये जो हमने ये लाइट उससे पास करवाई प्रिज्म से, सर बस वो समझ में नहीं आया थोड़ा। प्रिज्म से पास कराते हैं तो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है कि नहीं होती? जी सर, हो जाती है। हाँ, तो बस वही हो रहा है यहाँ पे, 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो गई। लेकिन यहाँ पे पूरा विबग्योर नहीं आएगा। कैसा पैटर्न आएगा वो दिखाता हूँ मैं, देखो आपको एनसीईआरटी में एक बार। ठीक है, इसे कहते हैं हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो तो आप जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा। मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए डायग्राम, इसमें ये ऊपर वाला छोड़ो, ये देखो, बस यही काम करा है मैंने। देखो, ये टॉर्च है आपका व्हाइट लाइट का सोर्स, ये रहा एब्जॉर्बिंग सैंपल, इससे लाइट को पास कराया। उसके बाद ये फिल्टर, उसको इग्नोर करो, बस ये फिल्टर है लाइट को डायरेक्ट करने के लिए, एक डायरेक्शन में भेजने के लिए, इसको इग्नोर करो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, प्रिज्म से पास कराया और उसके बाद डिटेक्टर पे लगा दिए। ठीक है, अब डिटेक्टर पे जो पैटर्न बना ना वो ये दिखा रखा है। लुक एट दिस पैटर्न। क्या होना चाहिए था पैटर्न? विबग्योर होना चाहिए था। यस सर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों कलर गायब है कि नहीं है यहाँ? वायलेट, इंडिगो, ब्लू की जगह क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। तो जितना भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू था वो सारा का सारा एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और ग्रीन में भी देखो बहुत सारी ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पे ग्रीन के अंदर, जहां ग्रीन था, तो ग्रीन में से भी बहुत सारा कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। येलो में थोड़ी बहुत ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, ऑरेंज में थोड़ी बहुत ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, रेड में एक ब्लैक लाइन दिख रही है। तो जहां जहां ब्लैक लाइन दिख रही है वो सारे के सारे कलर्स कहाँ गए? वो सारे कलर्स इस एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिए। और उस एब्जॉर्बिंग सैंपल ने उन कलर्स का क्या करा? उन कलर्स की एनर्जी को यूज करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, यानी जंप करा दिया किस स्टेट के अंदर? फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, इस तरीके से। हाँ, ठीक है, अलग अलग एटम्स ने अलग अलग लेवल पे जंप कराया, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन मैक्सिमम कौन से कलर्स एब्जॉर्ब हुए? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ठीक है, वहां पे ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक हो गया, तो जितना भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू था सारा का सारा एब्जॉर्ब। अब ये चीज समझो कि सारे कलर एब्जॉर्ब क्यों नहीं होते। ये जो बोर मॉडल, हाँ बोलो बोलो। सर मुझे पूछना है कि जैसे ये कलर्स हैं सर, जैसे रेड होता है, रेड रेड सबसे स्ट्रॉन्ग कलर होता है,
तो सर ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, वो एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, एनर्जी का फॉर्मूला कराया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपको पता नहीं कराया था, नहीं कराया था? सर ये तो एच न्यू, वेवलेंथ पे डिपेंड होगा ना। हाँ वेवलेंथ या एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा कराया था इफ्ता मैंने। सर जी सर। तो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी एनर्जी उसकी सबसे कम होगी, राइट? रिलीज होगी। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेड की एनर्जी सबसे कम है। अगर रेड की एनर्जी सबसे कम है तो यानी कि वो क्या करेगा, वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप कराएगा इलेक्ट्रॉन को, बस। ठीक है, सर वायलेट जो है वो फर्स्ट से फोर्थ में भी जंप करा सकता है। फोर्थ में भी करा सकता है, फिफ्थ में भी करा सकता है, सिक्स्थ में भी, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो हायर में ही जंप कराएगा क्योंकि वायलेट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। सही है? यस सर। मानवी कुछ आपको ही पूछना है? ठीक है, तो अच्छा अब एक चीज और समझो ध्यान से कि ये पैटर्न ऐसा क्यों बना है। ये पैटर्न ऐसा इसलिए बना है, अगर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल से हायर शेल में जाने के लिए ये फर्स्ट शेल में है और हायर शेल मान लो यहाँ पर है, और इसे फर्स्ट से जब हायर में जाना है तो हम ये अगर माने कि ये ऐसे करके जाता है, धीरे 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 एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली ये हायर में घूमने लगता है। तो अगर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती तो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब नहीं हो जाते? ये सोच के देखो, बहुत सिंपल सा है। अगर एनर्जी धीरे धीरे बढ़नी होती तो सारे ही कलर एब्जॉर्ब हो जाते। स्पेसिफिक कलर्स में एब्जॉर्ब हुए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जंप करता है यहां से यहां, ठीक है, या फिर यहां से उससे हायर में, यहां से उससे हायर में। तो क्योंकि ये डायरेक्टली जंप करता है इसीलिए स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता तो सारे के सारे कलर ही एब्जॉर्ब हो जाते और यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक आ जाता आपके पास। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं कि कहां पर होंगे। हर लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। इसी ने बोर मॉडल को प्रूव करने में हेल्प की थी। रदरफोर्ड मॉडल इसीलिए तो फेल हुआ था क्योंकि वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मतलब स्पाइरल होके न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता। ठीक है, ये चीज वो एक्सप्लेन कर नहीं पाया था, इसीलिए बोर रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। तो बोर मॉडल ने प्रूव कर दिया when the electron is revolving in its own orbit it does not lose or gain energy। ठीक है, वो एनर्जी लूज और गेन जो है वो डायरेक्टली करता है, यानी वो डायरेक्टली जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट यानी फिक्स्ड होते हैं पहले से कि इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट्स के अंदर घूमेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मैंने बताया था दूसरा स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो भी बहुत सिंपल है। अब जब ये एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हायर स्टेट में चले गए हैं, ठीक है, एक्साइटेड होके हायर स्टेट में चले गए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अब वापस भी तो गिरेंगे ओरिजिनल स्टेट में। तो अभी एब्जॉर्बिंग सैंपल ने जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना, तो ये क्या बन चुका है, ये एक्साइटेड सैंपल बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अब हायर स्टेट्स में एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जा चुके हैं। तो ये क्या बन चुका है, एक्साइटेड सैंपल। तो इस एक्साइटेड सैंपल को उठा के मैंने रख दिया यहाँ पर। अब एक्साइटेड सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर गए हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में, वापस नीचे गिरेंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो ये लाइट रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो रिलीज होगी इसको हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये भी स्प्लिट होगी और ये एक पैटर्न बनाएगी डिटेक्टर में। ये क्या पैटर्न बनाएगी, ये पैटर्न बनाएगी। अब क्यों बना ये पैटर्न भाई, जो लाइट इसने एब्जॉर्ब करी थी वही तो रिलीज करेगा यहाँ पर। तो देखो जहां जहां पे ब्लैक कलर आया था वहीं वहीं पे कलर वापस आए। उसने वायलेट इंडिगो ब्लू एब्जॉर्ब करा था, वायलेट इंडिगो ब्लू पूरा का पूरा रिलीज कर दिया। ठीक है, ग्रीन में कई सारी ब्लैक लाइंस आई थी तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइंस आ गई।
रेड में एक ब्लैक लाइन थी, तो यहाँ पर देखो एक रेड लाइन आ गई है, मजेंटा दिख रही है लाइन लेकिन एक्चुअली रेड होगी, वो तो थोड़ा सा प्रिंट की खराबी है इसके अंदर, इस वजह से ऐसा है। तो जो कलर्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हुए थे, एमिशन स्पेक्ट्रम में वही कलर्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये कुछ नया नहीं बताता, ये बस इसी चीज को कंफर्म कर देता है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बात हुई थी कि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं, वही चीज एमिशन स्पेक्ट्रम में बस कंफर्म हो जाती है। तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे और फिर एमिशन बना लेंगे, आपके पैटर्न मैच करेंगे। मैच मतलब फोटोग्राफिक ऑपोजिट होंगे, जहां पे ब्लैक आएगा एब्जॉर्प्शन में, एमिशन में वहीं पर कलर्स आएंगे। ठीक है, तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए किसी चीज का, या एमिशन देखिए, बात देखिए। हाँ बोलो, चाहे कुछ पूछना है? हाँ जी सर। सर जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, जो इसके एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट पे ही होते हैं या फिर हायर स्टेट में होते हैं अब्जॉर्प्शन के? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बनाने से पहले, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनने से पहले ग्राउंड स्टेट में थे। जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। उन्हीं एक्साइटेड पार्टिकल से जब एनर्जी रिलीज होती है वापस, तो एमिशन स्पेक्ट्रम बन जाता है, और एमिशन स्पेक्ट्रम बनने के बाद वो पार्टिकल वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके तो सर ये वाला हाँ जी। थोड़ा सा एमिशन वाला थोड़ा सा अभी पक्का नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये सर समझ में नहीं आ रहा है ये डायग्राम थोड़ा सा इसका सेकंड वाले का। क्लास में पूछ लेना भाई तुम, यहाँ तुम्हें मैं ऐसे नहीं समझा सकता इस लेवल। ठीक है, ओके सर, मैं लास्ट में पूछ लूंगा क्लास में पूछ लेना, क्लास में। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ओके सर। बाकी सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ये लाइंस बनती हैं, ठीक है, ये जो लाइंस बनती हैं, इन लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, या इन लाइंस को, अच्छा इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशन लाइंस पढ़ लेते हैं पहले। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी एमिशन लाइंस। ठीक है, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम दिया गया है। कैसे? देखो, ग्राउंड स्टेट तो फर्स्ट होती है, n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल मान लेते हैं हम। ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ यहीं पर आके सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली गिरते हैं। ठीक है, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ऐसे चलते चलते मान लेते हैं ये इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कोई सी भी हायर स्टेट में जाएं, किसी भी हायर स्टेट में जाए, सारे इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली आके फर्स्ट शेल में गिरते हैं। कहाँ पे गिरते हैं? फर्स्ट शेल। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फर्स्ट शेल में गिर रहा है, सेकंड शेल से कहाँ गिर रहा है? फर्स्ट शेल के अंदर गिर रहा है, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स्थ से फर्स्ट में, या इन्फिनिटी से फर्स्ट में, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से फर्स्ट स्टेट में गिर रहा है, ठीक है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी, या जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा, या जो भी लाइंस बनेगी, जो भी लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको बोलते हैं हम, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ वही, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस। लाइमन साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिस्कवर किया था। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से फर्स्ट स्टेट में यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर गिरता है, तो जो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, जो एमिशन लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, कलर्स तो एक्चुअली इसमें प्रोड्यूस होते नहीं है, जो भी लाइंस प्रोड्यूस होती हैं एमिशन लाइंस, उनको बोलते हैं लाइमन सीरीज। और ये सारी की सारी लाइंस अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में लाई करती है, ये अल्ट्रा वायलेट। अच्छा, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, गिरने तो सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आके फर्स्ट में ही है, लेकिन कभी कभार वो डायरेक्टली फर्स्ट में नहीं गिरते, कभी कभार वो एक एक करके आते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके सिक्स्थ शेल में चला गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली फर्स्ट में गिरेगा, वो ऐसे भी गिर सकता है कि पहले फिफ्थ में आए, कि पहले फोर्थ में आए, फिर थर्ड में आए, फिर सेकंड में आए, फिर अल्टीमेटली फर्स्ट में आए। आना सबको फर्स्ट में ही है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हैं। ठीक है, या स्टेप जंप कर करके भी आ सकते हैं।
सर पर इसमें तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा ये। हाँ, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ऑब्वियसली, डायरेक्टली फर्स्ट में जंप करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सर इसमें तो हाइड्रोजन की बात हो रही है ना सिर्फ। हाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है इसमें, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की होगी ना। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एमिशन लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ इन हाइड्रोजन। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहा है ना हम, बेसिकली ये हाइड्रोजन का ही है, ये सिंगल स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई होता है। ठीक है सर ये क्या कहते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ लाइन, ये क्या क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के अलावा नहीं होता एक चीज के ऊपर? नहीं, हाइड्रोजन में के अलावा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में होता है इसके अलावा, और ओके हीलियम 1+, लिथियम 2+, ओके या बेरिलियम 3+, बस इनमें और होता है और किसी में नहीं होता। ठीक है, सर, एक ऐसे बात और एटम जिसमें पूछनी थी। 1 इलेक्ट्रॉन। ओके सर, एक बात और पूछनी थी इसके बारे में। ये जो सर ये जो इलेक्ट्रॉन जब गिरते हैं तो जब उनकी एनर्जी या वो खत्म हो जाती है, जब भी नीचे को आते हैं ना, जो हमने उनको एनर्जी दे रखी है, जब उनकी खत्म हो जाएगी, जब भी नीचे आएंगे ना जब भी वो फर्स्ट ग्राउंड सेल में। स्टेट में आएंगे, खत्म नहीं, ये नहीं बोलेंगे खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बोल रहे हो तो उसका मतलब तुम कह रहे हो कि जीरो हो जाएगी एनर्जी। जीरो नहीं हो जाती, मतलब जितनी हमने दी है ना उतनी वापस रिलीज हो जाती। ठीक है, ये मत बोलो कि खत्म ओके हो जाती, खत्म हो जाती है तो फिर ओके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। अच्छा, जो हमने उनको दिए एक्स्ट्रा ऊपर जाने के लिए, वो खत्म हाँ, हो जाती है। वो खत्म हो जाती है, एग्जैक्टली पूरी एनर्जी खत्म नहीं होती। ठीक है, जी सर, अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर ये अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से सेकंड में गिरता है, ठीक है, हायर से किस में गिरता है, सेकंड में, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में। ठीक है, और या फिर तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर से सेकंड शेल के अंदर गिरता है, ठीक है, तो उसमें जो सीरीज ऑफ लाइंस बनती हैं उनको बोला जाता है बाल्मर सीरीज। ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था बाल्मर, इसको बोला जाता है बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल होती है, इसीलिए मैंने कलर्स बनाए इसके अंदर। ठीक है, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में ये लाई करती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से कहाँ गिरता है, सेकंड शेल में अगर गिरता है तो जो सीरीज ऑफ लाइंस रिलीज होंगी उनको क्या बोला जाता है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर से थर्ड में गिरता है अगर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज, और ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर से फोर्थ में गिरता है अगर, तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड होती हैं। और लास्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर से फिफ्थ में गिरता है तो उसको बोलते हैं पी फंड सीरीज। हायर खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे एक इंफिनिटी लिख रखा है ना मैंने लास्ट में, तो ये कितना भी ऊपर तक जाती रहेगी, पी फंड सीरीज बोलते हैं, और ये भी इंफ्रारेड ही होती है। ठीक है, तो ये 5 सीरीज हैं। इन 5 सीरीज के नाम यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, एनसीईआरटी दिखा देता हूं मैं आपको साइड में एक बार। एनसीईआरटी में देखो ये टेबल बनी हुई है, सीरीज का नाम लिखा हुआ है, ये है एन लोअर स्टेट, एन एल मतलब एन लोअर स्टेट, आपकी बुक में N1 N2 लिखा हुआ है, उसको ना NL NH कर लेना, एन लोअर स्टेट एन हायर स्टेट। ठीक है, तो लोअर स्टेट अगर 1 होगी और हायर स्टेट कुछ भी हो सकती है 2 3 4 5 6 7, तो वो लाइमन सीरीज हो जाएगी। लोअर स्टेट 2 होगी और हायर स्टेट 3 4 5 6 7 होगी तो वो बाल्मर सीरीज हो जाएगी। फिर ऐसे ही पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, और इनका ये भी लिख रखा है कि पहली अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर विजिबल है, बाकी तीनों इंफ्रारेड। ठीक है, और यही डायग्राम जो मैंने बनाया है ये नीचे इसलिए बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर नहीं आया समझ। हाँ ये जी, जो लाइमन सीरीज है ये तो फर्स्ट पे आती है, मतलब एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है। हाँ, लेकिन सर बाल्मर सीरीज में बाद में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे नहीं आता, सेकंड शेल आता में है, ही आता रहता है, है। सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फर्स्ट में ही आएंगे, जो बाल्मर वाले भी है ना,
सेकंड में गिरने के बाद ये सारे आके फर्स्ट में ही गिरेंगे, क्योंकि सबकी ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ही है। बाल्मर वाले भी फर्स्ट में गिरेंगे, पास्टन वाले भी, ब्रैकेट वाले भी, पी फंड वाले भी, सब बाद में फर्स्ट में ही गिरेंगे। आखिर में सबके सबको फर्स्ट में ही आना है, ठीक है। लेकिन वो जंप करते करते आएंगे ना, तो जब भी किसी हायर से सेकंड में जंप करेंगे तो जो कलर रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी, वो विजिबल होगी, ठीक है। कोई भी जब हायर से सेकंड थर्ड में जंप करेंगे तो पास्टन सीरीज यानी इंफ्रारेड फॉर्म में रिलीज होगी। तो बस ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे कहाँ गिरेंगे? फर्स्ट में ही गिरेंगे, ठीक है। तो सर इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, जो डायरेक्टली आएगा या जो जंप कर करके आएगा? जितना लंबा ट्रांजिशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। तो बेसिकली इन्फिनिटी से जो फर्स्ट में डायरेक्टली गिर रहा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जितना बड़ा ट्रांजिशन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, अब ये जो गिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ना इसमें एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी अलग अलग फॉर्म में रिलीज होगी। कोई इंफ्रारेड की फॉर्म में हो रही है, कोई अल्ट्रावायलेट की फॉर्म में हो रही है, कोई विजिबल की फॉर्म में हो रही है। तो बेसिकली जो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है जिसे कहते हैं हम रिडबर्ग्स इक्वेशन। रिडबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ या वेव नंबर, एक्चुअली वेवलेंथ नहीं निकलती डायरेक्टली, वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the emission spectrum of hydrogen atom, ठीक है। बाय द वे क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर किसी को कुछ डाउट ऐसा हो ना कि एक बार में समझ नहीं आया लेकिन आ जाएगा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, मैं अपलोड कर दूंगा, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं क्लास, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एमिशन। अच्छा, तो रिडबर्ग्स इक्वेशन क्या है? इससे वेव नंबर निकाल सकते हो आप, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर बताऊंगा अभी, जिसको नहीं पता क्या होता है। फॉर्मूला है 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7। ये जो नंबर मैंने लिखा है ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। 1/n लोअर स्टेट का स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्टेट का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें हैं और क्या फॉर्मूला है ये समझाता हूं आपको। देखो, ये जो है दिस इज वेव नंबर, न्यू बार जो है ये वेव नंबर होता है, और वेव नंबर किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/वेवलेंथ। तो बेसिकली वेव नंबर निकाल लोगे तो वेवलेंथ निकल ही जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो बस उसे, ठीक है। चाहो तो फॉर्मूले में रेसिप्रोकल कर दो और डायरेक्टली वेवलेंथ निकाल लो। लोअर स्टेट हायर स्टेट क्या हुई? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में जंप कर रहा है, तो लोअर स्टेट क्या हुई? सेकंड, और हायर स्टेट क्या हुई? 5। z क्या है इसके अंदर? z जो है वो एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? हमने तो बोला है फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था हाइड्रोजन के लिए नहीं है सिर्फ फॉर्मूला ये, हाइड्रोजन के अलावा ये हीलियम 1+ पे भी अप्लाई होता है, लिथियम 2+ पे भी अप्लाई होता है, बेरिलियम 3+ पे भी अप्लाई होता है। यानी ऐसी स्पीशीज में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उन पे भी अप्लाई होता है। तो अगर हाइड्रोजन हुआ तो Z की वैल्यू 1 ले लेना, हीलियम प्लस हुआ तो 2 ले लेना, लिथियम प्लस 2+ हुआ तो 3 ले लेना, बेरिलियम में 4 ले लेना। थामो ये सर, पर लेकिन ये यहाँ पर तो लास्ट में इसके सेंटीमीटर है। अरे वो बुक वाला छोड़ो ना फॉर्मूला, मैं जो तुम्हें लिखवा रहा हूँ ये मीटर में आंसर निकालेगा, मीटर इनवर्स में। वेव नंबर निकाल रहा हूँ ना, मीटर इनवर्स में निकालेगा। बुक के अंदर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी बता देता हूँ, देख लो एक बार। बुक में लिख रखा है 109,677 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। और z भी नहीं लगाया उन्होंने, बस इतना लिखा है फॉर्मूला, और यहाँ पे लिख रखा है सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है ना, तो अल्टीमेटली कन्वर्ट करके जब तुम देखोगे तो फॉर्मूला यही बनेगा, मीटर। सही है, तुम ये याद करो, बुक वाला छोड़ो, क्योंकि आंसर अल्टीमेटली सेंटीमीटर में लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे आपके। आंसर आपको मीटर में लिखना है,
ठीक है। ओके सर, मैं फिर आपको वाला याद कर लूँ। हाँ, तो यही फॉर्मूला याद करना जो मैंने बताया। लोअर स्टेट हायर स्टेट याद करना, इसलिए कह रहा हूँ N1 N2 याद करोगे कंफ्यूजन हो जाती है, N1 कम वाला था या N2 कम वाला था। लोअर हायर याद रखोगे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। और बुक में देखो एक चीज और, बुक में जो फॉर्मूला लगा हुआ है उन्होंने लोअर की जगह पहले से 2 लगा के दे रखा है। कहाँ गया फॉर्मूला, ये नहीं, अच्छा इसमें नहीं दिया। इसके अलावा बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ ये लिखा हुआ है देखो, इसमें 2 लगा के दे रखा है। तो लोअर स्टेट की जगह 2 क्यों लगा रखा है, क्योंकि इन्होंने ना फॉर्मूला ये बाल्मर सीरीज के लिए बनाया। ये वाला फॉर्मूला इन्होंने बाल्मर सीरीज के लिए बनाया। अब बाल्मर सीरीज में लोअर स्टेट क्या होती है, 2 होती है ना, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही 2 का स्क्वायर लगा के दे दिया है। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला अगले पेज पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको लिखवाया है, जिसका मॉडिफिकेशन मैंने आपको लिखवाया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो मैंने लिखवाया है एक तो मेरा फॉर्मूले में पर सेंटीमीटर की जगह पर मीटर आ रहा है, और दूसरा लोअर स्टेट और हायर स्टेट लिखी है, और मैंने फॉर्मूले में जेड स्क्वायर भी लगाया जो इन्होंने नहीं लगाया। तो इनका फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई होगा। जो मैंने लिखवाया है वो हाइड्रोजन एटम पे भी अप्लाई होगा, इसके अलावा हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आ गई ओके बात। सर। तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके अगर आप ये लगाते हो, ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब इस पे सर कुछ जी बताइए। सर इसमें जो लोअर से हायर है, तो हायर मतलब बड़ा हुआ तो NH माइनस NL आना था ना यहाँ पे, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं होना नहीं, वो रेसिप्रोकल में भी तो है। रेसिप्रोकल में हायर वाला अगर बाद में आएगा तो वो छोटा नहीं बन जाएगा। अगर मैं सिंपली n हायर माइनस n लोअर कर रहा होता तो हायर पहले आना चाहिए था। ये तो रेसिप्रोकल ऑफ हायर है ना, समझ में आई बात। चाहिए। Yes, sir. अच्छा, ये तो सर ये है, ये जो आपने फॉर्मूला ये बताया ये उनका है कि जो लाइट की वेव नंबर, वो जो लाइट आ रही है इनकी वेव नंबर निकालने का है ना। हाँ, वेव नंबर का फॉर्मूला है, और वेव नंबर जरूरी नहीं है पूछे, वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं। अगर वेवलेंथ पूछेंगे तो क्या करोगे, बस रेसिप्रोकल कर दोगे निकाल के लास्ट में, सही है ना। अब देखो जरा ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है सबको, छोटा तो नहीं है ज्यादा, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन और इसे सॉल्व करो। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, खुद ट्राई करो पहले, फिर बताऊंगा मैं अगर नहीं होगा।